नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए देखेंगे हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने वाले एग्जाम को लेकर काफी फायदेमंद होगा। साथ ही हम लोग उस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले जोश। आज हम लोग क्या क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे पहले जोश, फिर आज का दिन क्या महत्वपूर्ण रहा वो, फिर अपने एग्जामों के रिलेटेड जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे, फिर एक्सप्रेस न्यूज देखेंगे। लास्ट में एक्सप्रेस न्यूज देखेंगे ताकि आप लोग का रिवीजन तेजी से चलते रहे। जो आज का एक्सप्रेस है वो लेके आए हम। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण, लेकिन उससे पहले जोश। आज का जोश भरी लाइन क्या है? जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। यही तो जोश है। अरे जिंदगी तो कभी न कभी सबके साथ कुछ ना कुछ खराब ही आता रहता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि खराब को लेके घूमते रहे। अरे उसको बदलना है और उसको हर हाल में बदलना है और अच्छे दिन को लेके चलना है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले देखेंगे आज का दिन क्या रहा है खास। आज है 5 मार्च और 5 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। सोच रहे हैं कि ये क्या है? निशस्त्रीकरण का मतलब होता है जो शस्त्र को कम करना, अर्थात गोला बारूद, बम, बंदूकें, तोपे, फाइटर जेट, इसको कम करना है। इसी को लेके बोला जा रहा है निशस्त्रीकरण को। अप्रसार अर्थात जो भी विस्तृत हो रहा है उसको कम करना है। इसी को लेके आज सुर्खियों में ये 5 मार्च को मनाया जाता है। इसको लेके क्या रहा है विशेष? इसका मकसद है परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के निषेध और उनके अप्रसार के प्रयास करना, अर्थात उसको कम करना। और प्रयास मतलब अप्रसार का मतलब होता है कम करना। हथियारों के प्रसार को रोकना, अर्थात हथियारों को नहीं बढ़ने देना है। विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करना, अर्थात विश्व में जो है सो सुरक्षा के साथ साथ शांति को मजबूत करना। और भारत तो सब दिन से कहते आ रहा है कि शांति का रास्ता अपनाए बेहतर रहेगा। मानवता को बचाना, सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों के खिलाफ मानदंडों को मजबूत करना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण। यह रहा पहला क्वेश्चन हम लोग का। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऑनलाइन अश्लीलता को नियंत्रित करने के लिए नियामक उपाय सुझाने का निर्देश दिया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो गया है ऑनलाइन जो भी अश्लीलता हो रहा है इसको लेके। तो सुप्रीम कोर्ट भी जैसे इसको लिए निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया देखेंगे आप लोग। देखते होंगे ऑनलाइन पे, खासकर यूट्यूब पे देखते होंगे आजकल ट्रेंड में चलता है टिकटॉक वाला वीडियो, खसखा के देखने वाला। उसमें बहुत ज़्यादा खासकर लड़के लोग कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड करने लगती है। थोड़ा सा मतलब 10, 20, 30 सेकंड नाच गान लेती है तो वो लोग मतलब फेमस ही हो जा रही है। इसको लेके थोड़ा ज़्यादा आपत्ति जताया जा रहा है। लड़के लोगों से निवेदन है कि थोड़ा कम टिकटॉक का इस्तेमाल करें, मतलब कम रील बनाए। और लड़का लोग का भी गलती है कि बहुत ज़्यादा देखते रहता है। खैर इस पर हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जैसे ऑनलाइन अश्लीलता को नियंत्रित करने के लिए नियामक उपाय सुझाने का निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया है? तो इसमें पूछा इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा सही रहा। अदालत ने ऑनलाइन सामग्री में नैतिकता और शालीनता बनाए रखने पर जोर दिया है। यह निर्णय सभी करंट क्रिएटर्स, अर्थात जो मतलब हाल ही में जो भी करंट का मतलब समझते होंगे, जो करंट का मतलब करंट होता है, करंट क्रिएटर्स जैसे यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स पर लागू होगा। देखिए यूट्यूबर्स, स्पेशलिस्ट यूट्यूबर्स को भी सुप्रीम कोर्ट ध्यान में रख के बोला गया, क्योंकि सब उसको भी पता है कि यूट्यूबर नौटंकी हो रहा है। यह फैसला स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पर सख्त सेंसरशिप लागू करने के उद्देश्य से है। तो देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अदालत ने ऑनलाइन सामग्री में नैतिकता और अश्लीलता बनाए रखने पर जोर दिया। ये बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन के जो भी नैतिकता और अश्लीलता है उसको बनाए रखना जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। और वही बात किया जाए, निर्णय सभी कंटेंट क्रिएटर्स जैसे यूट्यूब हो गया, पॉडकास्टर हो गया, इस पर लागू होगा। ये बिल्कुल सही बात है। यूट्यूब, पॉडकास्टर, क्रिएटर्स पे लागू करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो है सो अश्लीलता ज़्यादा फैलते जा रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। हम तो खैर ज़्यादा यूट्यूब पे है नहीं। और यह फैसला स्वतंत्रता अभिव्यक्ति और सख्त पर सेंसरशिप लागू करने के लिए उद्देश्य से, ऐसा नहीं होगा। सेंसरशिप पे थोड़ी जो है सो आप लागू कर दीजिएगा, वो तो पब्लिसिटर्स है। जिसका सेंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 और 2। नेक्स्ट, हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 का तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.2 रही है। ये बिल्कुल सही बात है, हमने आप लोगों को बताया था 6.2 रही है। इसको लेकर क्या पूछा जा रहा है? इस वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा था, अर्थात जो वित्तीय वर्ष
वित्तीय वर्ष की नहीं बात कर रहा है, ये Q3 की बात कर रहा है, तीसरी तिमाही। देखिए यहाँ तीसरी तिमाही लिखा हुआ, अर्थात Q3 की बात कर रहा है। Q3 अर्थात अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर टू दिसंबर बोल सकते हैं। इस वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा रहा? इस वृद्धि में हमने आपको बताया था कृषि पे जो है सो ज़्यादा जो है सो ग्रो किया, अर्थात प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा ग्रो किया। हम विनिर्माण उत्पादन में वृद्धि एकदम नहीं, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि, निर्यात में उछाल, सरकारी खर्च में कटौती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइमरी अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि, प्राइमरी सेक्टर में वृद्धि देखा गया। प्राइमरी सेक्टर का तात्पर्य है कृषि हो गया, कृषि उत्पादन हो गया, या फिर मछली उत्पादन बोल सकते हैं, मछली पालन वाला जो भी आप बोल सकते हैं कि आप क्या जो पर्यावरण से रिलेटेड हो, मतलब प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है जो आधार से रिलेटेड हो, अर्थात उसमें मतलब आधार से बेस हो, एकदम सबसे बेस जिसको लगता है उसको प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। कृषि जैसे सबसे बेस में आता है तो उसको प्राइमरी में रखते हैं, मत्स्य पालन हो गया और भी जो बेस सारी चीज़ें उसको प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन भी प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि। देखिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, वृद्धि दर 6.2 रही है, ये बहुत जरूरी हो जाता है याद रखना। ये किस पे है? ये रीजनल पे है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति। अच्छा देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के विषय में क्या बोला जाए। डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हालिया राजनयिक विवाद किस कारण से हुआ है? आप देखे होंगे कि कल की घटना है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच वार्ता हुआ था व्हाइट हाउस में, उसमें जो है सो झड़प हो गया था, अच्छा खासा झड़प हो गया था। दोनों एक दूसरे को हाथ दिखाने लगे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। इसको लेके पूछा जा रहा है क्या बात है, तो हम लोग देखते हैं हालिया राजनीतिक विवाद किस कारण से हुआ है। ट्रंप ने यूक्रेन से तुरंत नाटो में शामिल होने की मांग की है। ऐसा थोड़ी, ऐसा हो जाता था तो यूक्रेन का झड़प ही नहीं होता था, तो एकदम बहुत तगड़ा दोस्ती हो जाता ना कि झड़प होता है, क्योंकि यूक्रेन तो खुद चाहता है कि नाटो में हम शामिल हो, और इसी को लेकर विवाद है। ट्रंप ने यूक्रेन को रूस के साथ शांति समझौता स्वीकार करने की शर्त दी है। ये बिल्कुल सही बात है। ट्रंप ने यूक्रेन को रूस के साथ शांति समझौता स्वीकार करने की शर्त दी। देखिए रूस जो है, रूस नहीं, अमेरिका चाहता है अभी, यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला जाता है कि शांति समझौता हो जाए तो बेहतर रहेगा। किसके किसके बीच? रूस और यूक्रेन के बीच, क्योंकि दोनों के चक्कर में बहुत ज़्यादा अमेरिका का पैसा बर्बाद हो रहा था। अब तो अमेरिका जो है सो यूक्रेन को देने वाली जो फंड था उसे पूरा का पूरा रोक लगा दिया है, और बोला जा रहा है कि शांति हो जाए तो बेस्ट है, लेकिन यूक्रेन ऐसा चाहता नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता रोक दी है। यूक्रेन ने रूस के साथ वार्ता करने से इनकार कर दिया है। देखिए ये भी सही है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ये सही मतलब अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता रोक दी, ये बिल्कुल रोक दी है, लेकिन पूछ रहा है कि हाल के विवाद का कारण क्या है। विवाद जो हुआ था ना, वो इसके लिए नहीं हुआ था कि आप पेमेंट रोक दिया है, विवाद इसके लिए हुआ था कि ट्रंप ने यूक्रेन को रूस के साथ शांति समझौता स्वीकार करने की एकदम शर्त, जबरदस्ती शर्त थोप दी, इसी कारण विवाद हो गया। और जबकि जेलेंस्की का कहना है कि हम कभी भी मतलब अभी शांति समझौता नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक कि मेरा जो भी उसका क्षेत्र कब्जा रूस के द्वारा कर लेगा उसे वापस नहीं मिल जाता, तब तक नहीं छोड़ेंगे। या फिर रूस जो है सो कहीं पे लिख के दे कि हमें अब दोबारा वार नहीं करेगा, दोबारा झड़प नहीं करेगा, तब जो है सो हम शांति समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं रहा है। नेक्स्ट, जेंडर बजट देखते हैं। जेंडर बजट 2025 में रिकॉर्ड आवंटन किया गया। अच्छा, रिकॉर्ड आवंटन का मतलब रिकॉर्ड खर्च किया गया, यानी रिकॉर्ड दिया गया। देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस योजना को सबसे अधिक धनराशि मिली है। अच्छा, पूछ रहा है सबसे ज्यादा किस योजना में धनराशि दी गई है, तो देखते हैं किस योजना में दी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, हालिया किसान सशक्तिकरण परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को जो है सबसे ज्यादा फंड दिया गया है। देखिए इसकी बात करें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर, तो ये 3 पॉइंट में दिया था, C1, C2 और C3 में। तो इसमें 30% के लिए दिया गया था, जबकि इसमें 30 से 99% के लिए दिया गया था। वहीं बात करें C3 में भी 30%, 30 से 35% के लिए दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट,
नए भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रोड मैप में किस क्षेत्र को विकास का सुपर हाईवे कहा गया है? देखिए ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो है सो किस क्षेत्र को लेकर सुपर हाईवे विकास मॉडल दिया गया, तो देखते हैं आखिर किसको लेकर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा, ई कॉमर्स, वस्त्र उद्योग, बैंकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर जो है सो बोला गया। और नवीकरणीय ऊर्जा में क्या क्या लेके बोला गया है, तो स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, कृषि, व्यवसाय और पर्यटन को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बात किया गया है। आर्थिक रोड मैप, ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रोड मैप में विकास को लेके बोला गया है, सुपर हाईवे के विकास को लेके बोला गया है। नेक्स्ट, आपको पता होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिकी नागरिक यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के मुद्दे पर विभाजित हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह इस सहायता का सबसे अधिक समर्थन करता है? देखते हैं कौन सा समूह समर्थन करता है। देखिए क्वेश्चन में बोला, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, अर्थात अभी अमेरिका में कोई सर्वेक्षण हुआ है, कौन सा सर्वेक्षण हुआ है, तो अमेरिकी नागरिक यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के मुद्दे पर विभाजित है। अर्थात अमेरिका जो यूक्रेन को सैन्य सहायता देते रहता था उसके लिए दो मत में आ गए। दो मत कहने का मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि अमेरिका जो है सो यूक्रेन को सैन्य सहायता ना भेजे, कुछ लोग चाहते हैं कि अमेरिका को सैन्य सहायता भेजे। तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह इस सहायता का सबसे अधिक समर्थन करता है, अर्थात कौन सा वर्ग है, कौन से एज का वर्ग है जो चाहता है कि अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रोवाइड करवाए और पहुंचाए। तो देखते हैं कौन से वर्ग के विषय में बहुत बोला जा रहा है। 30 वर्ष से कम आयु के रिपब्लिकन, 65 वर्ष से अधिक आयु के डेमोक्रेट, 40 वर्ष से कम आयु के निर्दलीय मतदाता, 50 वर्ष से अधिक आयु के रिपब्लिकन। देखिए रिपब्लिकन तो कभी चाहेगा नहीं। आप सोच रहे हैं ऐसा कि डोनाल्ड ट्रंप अर्थात राष्ट्रपति जो है तो खुद रिपब्लिकन पार्टी से है, तो जब भी देगा तो डेमोक्रेट से ही देगा। और डेमोक्रेट से कौन से दे रहा है, तो खासकर देखा गया कि 65 वर्ष से अधिक एज के जो भी लोग हैं वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है सो यूक्रेन में असला बारूद पहुंचाते रहे हैं, क्योंकि जो बाइडन भी थे तो आपको याद होगा उन्हीं के काल में तो युद्ध स्टार्ट ही हुआ था, तो चाह भी करेंगे कि भाई पहुंचाए, अब युद्ध चालू रहे। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात पुलिस से कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी पर दर्ज मामले पर सवाल उठाया है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि गुजरात पुलिस से कांग्रेस सांसद, ध्यान रखिए कांग्रेस सांसद की बात कर रहा है, कौन सा, तो इमरान प्रताप गढ़ी पर दर्ज मामले पर सवाल उठाया। किस लिए सवाल उठाया है, यह मामला किससे संबंधित था? देखते हैं आखिर ये मामला किससे संबंधित था, किसको लेकर विवाद हुआ। देखिए एक्चुअली हुआ था क्या कि जो इमाम साहब जो है इमरान प्रताप गढ़ी जो है ये एक पार्टी में गए थे, उसमें जो है एक वीडियो किए थे, जो वीडियो में बोले गए कुछ मतलब अश्लील वीडियो कर दिए थे। इसको लेके जो इन पे कुछ मतलब बोला गया, इसको लेके बोला गया है कि धर्म और नस्ल के आधार पर ये अराजकता फैला रहे हैं, ऐसा बोला गया। इसको लेके भी कोर्ट में दायर किया गया है बात को लेकर, इसलिए अभी सुर्खियों में है। किस लिए? धर्म और नस्ल के आधार पर अराजकता फैला रहे हैं। कौन फैला रहे हैं? तो इमरान प्रताप गढ़ी के द्वारा फैला जा रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। तो देखते हैं किस बात को निराधार रखा गया है। आर्थिक सुधारों पर एक भाषण, एकदम नहीं। अहिंसा का संदर्भ देने वाली एक कविता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका बोला गया है कि अहिंसा का संदर्भ देने वाली एक कविता को लेकर इस पे विवाद दायर किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में गंगा डॉल्फिन की पहली अधिकारित गणना हुई। देखिए गंगा डॉल्फिन की आधिकारिक गणना पहली बार हुआ है, तो क्या रहा खास देखते हैं, जिसमें 6327 यानी 6327 डॉल्फिन दर्ज की गई है। 6327 डॉल्फिन दर्ज की गई है पहली डॉल्फिन गणना में। पूछ रहा किस राज्य में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई गई है, तो किस राज्य में सबसे संख्या अधिक पाई गई, तो जिस राज्य में सबसे ज़्यादा गंगा जो है बहती हो उसमें पाई जाएगी, क्योंकि डॉल्फिन हमेशा ताजे पानी में पाई जाती है, ताजे अर्थात मीठे पानी में पाई जाती है, और खासकर गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बेसिन में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में 2397 डॉल्फिन पाए गए सर्वेक्षण के हिसाब से। वहीं बिहार में 2220 पाया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 815 और असम में 635 देखा गया। असम के ब्रह्मपुत्र नदी में 635 देखा गया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना, तो 2397 देखा गया। वही गंगा डॉल्फिन जो है सो सोनार विधि से अपनी शिकार करता है, क्योंकि उसकी आंखें नहीं होती है। और गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात किया जाए तो वो पटना में है। वहीं अगर गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात किया जाए तो वो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। नेक्स्ट, सिटीज अर्थात शहर, कोएलिएशन फॉर सेकुलरिटी अर्थात C3 की बात कर रहा है। पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? C3 के विषय में बोला जा रहा है कि इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो देखते हैं। ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, एकदम नहीं। पूछ रहे होंगे एकदम कैसे नहीं, देखिए ये पूछ रहा है सिटीज की बात कर रहा है, अर्थात शहर की बात कर रहा है, तो ये ग्रामीण कहाँ से आ जाएगा, संभव ही नहीं है। अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन क्षमता में सुधार, शहरी प्रवासन को रोकना, एकदम नहीं। शहरी प्रवासन बहुत कम देखने को मिलता है। दुर्लभ धातुओं के लिए नई खदानों को विकसित करना, एकदम नहीं। शहर में दुर्लभ धातु कहाँ है, और रहेगा तो खदान तो विकसित कर ही लेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन क्षमता में सुधार। इसका लक्ष्य है कि सरकार शहर को स्मार्ट बनाए। स्मार्ट बनाने के लिए तो पहले अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन क्षमता में सुधार करना होगा, क्योंकि शहर का डेंसिटी दिन पर दिन बढ़ते जाता है। कहने का मतलब घनत्व जो है सो बढ़ते जाता है। पहले 100 लोग थे, अब पता चल रहा है कि 5 साल में, हर 5 साल 10 साल में जो है सो 100 की जगह 500 1000 लोग होते जा रहे हैं, और जमीन तो उतना ही है, तो डेंसिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन क्षमता में सुधार। नेक्स्ट, हाल ही में आदित्य L1, देखिए आदित्य L1 के लेके हमने आपको काफी अच्छे तरीके से समझा चुके हैं कि L1 क्या होता है, आदित्य L1 क्या है। तो आदित्य L1 सूर्य पे भेजा गया हम लोग का एक मिशन है जो सूर्य के अवलोकन करता है। तो सौर मिशन से प्राप्त दूसरा वैज्ञानिक डेटा जारी किया गया है। देखिए ध्यान रखिए, दूसरा वैज्ञानिक डेटा जारी किया गया और पहला डेटा हमने आपको डिटेल बता चुके हैं। यह मिशन मुख्य रूप से किसका अध्ययन कर रहा है, देखते हैं कि किसका अध्ययन कर रहा है। तो किसका अध्ययन कर रहा है, पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर, एकदम नहीं। ये सूर्य के लिए भेजा गया, तो पृथ्वी से कोई मतलब ही नहीं। सूर्य का कोरोना और सौर विकिरण, मंगल का वायुमंडल, काइपर बेल्ट में मौजूद क्षुद्र ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य का कोरोना और सौर विकिरण। सूर्य का कोरोना तो समझते होंगे, जो सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोना वाला बोलते हैं। जो कोरोना वायरस जो बोला गया था वो सूर्य के बाहरी भाग को ध्यान में रखते ही कोरोना वायरस आया था, आप लोग को याद होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य कोरोना और सौर विकिरण। आदित्य L1 का सेकंड वैज्ञानिक डेटा रहा है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की क्षमता वृद्धि समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की है, तो देखते हैं आखिर किसकी सिफारिश की है। राफेल लड़ाकू विमानों की तुरंत तैनाती, रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी, 2026 तक सभी मिग विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, रक्षा बजट में कटौती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से कि रक्षा बजट छोड़िए, सब कुछ में प्राइवेटाइजेशन की बात आ रही है, जो कि सही भी है, होना भी चाहिए। और ये 1990 में पहली बार स्टार्ट किया गया था, 90-91 में, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब LPG रिफॉर्म लाया गया था, आप लोग को पता होगा। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वायुसेना की क्षमता वृद्धि समिति ने निम्नलिखित में किसकी सिफारिश की थी। तो क्षमता में वृद्धि करने के लिए तो रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी। सरकारी क्षेत्र को आपको पता ही होगा कि सरकारी में जो चला जाता काम करता ही नहीं सही से, तो प्राइवेटाइजेशन को देगा ताकि तेजी से वो काम करके देगा, रक्षा क्षेत्र में भागीदारी तरीके से बढ़ सके। नेक्स्ट, भारत के आयकर विधेयक 2025 के अनुसार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए किस रूप में वर्गीकृत किया गया, देख लेते हैं। पूछ क्या रहा है कि आयकर विधेयक 2025 के अनुसार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात कर रहा है, को किस रूप में वर्गीकृत किया गया। देखते हैं किस रूप में वर्गीकृत किया। हमने आपको कल या परसों करंट अफेयर में इस सवाल को शायद बताया था, आप ध्यान दिए होंगे। तो उम्मीद करते जो कल या परसों क्लास में वो लोग आंसर मार चुके होंगे। वैध मुद्रा, सरकारी प्रतिभूति, परिसंपत्ति और पूंजीगत परिसंपत्ति, कर से मुक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति और पूंजीगत परिसंपत्ति, अर्थात कैपिटल की बात कर रहा है, कैपिटल रिसोर्स जो भी हो। हमने आपको बताया था कैपिटल के विषय में, कोई भी गोल्ड हो या फिर कार, बिल्डिंग,
कुछ भी कैपिटल के रिफॉर्म में करते हैं तो वो आ जाता है संपत्ति और पूंजीगत संपत्ति की बात कर रहा है। आयकर विधेयक 2025 के अनुसार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को किस रूप में वर्गीकृत किया गया, अर्थात वर्चुअल समझते हैं ना, डिजिटल एसेट्स की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति और पूंजीगत परिसंपत्तियां। नेक्स्ट, चीन में चलते हैं। चीन विदेश नीति से जुड़े निर्णय मुख्य रूप से कौन करता है? अच्छा, पूछ रहा है चीन में विदेश नीति से का जो निर्णय होता है मुख्य रूप से कौन करता है? हम लोग यहाँ तो विदेश मंत्रालय है और विदेश मंत्री अभी डॉक्टर जयशंकर प्रसाद है। तो देखते हैं चीन में कौन करता है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस एकदम नहीं, ये क्या, पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, अच्छा PBSC और विदेश मामलों का आयोग, यानी ये बिल्कुल सही बात है। विदेश मंत्रालय, यूनाइटेड फ्रंट वर्क विभाग। तो इसका सही ऑप्शन बी, PBSC और विदेश मामलों का आयोग। नेक्स्ट, चेन्नई के पास पारंदूर हवाई अड्डे का पर्यावरणविदों द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, चेन्नई में तो एक हवाई अड्डा ही है, चेन्नई एयरपोर्ट, जो मद्रास के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो कांचीपुरम जिले में बनाया जा रहा है। मतलब कांचीपुरम जिले में बनाने की बात कही गई, लेकिन इसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं। वहाँ के किसान हो या फिर जो भी लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं। वो किस लिए विरोध कर रहे हैं? तो आइए देखते हैं। यह जल स्रोत और आर्द्र भूमि के लिए खतरा है, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों और किसानों के द्वारा बोला जाता है कि जल स्रोत और आर्द्र भूमियों के लिए खतरा माना जाता है, वहाँ के लोगों के द्वारा कहना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जल स्रोत और आर्द्र भूमि के लिए खतरा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए कोई प्रावधान के लिए, तो क्या किया गया है चलिए देखते हैं। उन्हें न्यायिक सेवाओं के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसा थोड़ी है कि न्यायिक सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दीजिएगा तो आर्टिकल 15 का ही काम आएगा, ऐसा नहीं है। यह केवल लिपिकीय पदों के लिए पात्र है, ऐसा थोड़ी है कि केवल लिपिक, या तो जो दृष्टिहीन हो या फिर जो नहीं चल पाता वो तो कलेक्टर तक बनते हैं, IAS और IPS बनते हैं, IPS नहीं IAS बनते हैं, IPS के लिए एकदम फिट जरूरी है। तो भर्ती और परीक्षा में उन्हें उचित सुविधाएं दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। उन्हें उचित भर्ती और जो भी परीक्षा होते हैं उनके लिए उचित सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग देख नहीं पाते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए जो एक साथ में इंसान होना चाहिए जो बताएंगे वो लिखते चले, और ऐसा होता भी है। आप देखे होंगे कोई जान पहचान का होगा जो बाधिर हो, जो दिख नहीं पाता, उनके लिए एक जो है सो स्पेशल इंसान को लेके जाया जाता है। वो आयोग जो है सो एक पत्र जारी करता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आप किसी इंसान को ले जा सकते हैं और वो लिख सके एग्जाम में। इसका सही आंसर हो ऑप्शन सी, भर्ती और परीक्षा में उन्हें उचित सुविधाएं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, तो आज का क्वेश्चन उतना ही तक था। आइए हम देखेंगे आज का रफ्तार सीरीज, और रफ्तार सीरीज में क्या रहा है देखते हैं। यूरोपियन संघ आयोग ने 800 बिलियन यूरो की रक्षा योजना का प्रस्ताव रखा है। यह ध्यान रखिए कि 800 बिलियन यूरो की योजना का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा देखते हैं, भारत 2025 की शुरुआत में श्रीलंका में पर्यटन के आगमन में सबसे आगे रहा है। ये भी बात याद रखिएगा कि 2025 की शुरुआत में श्रीलंका में पर्यटन के आगमन में सबसे आगे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में वनतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिए। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जो है सो गुजरात में क्या किए हैं, तो वनतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किए हैं। क्रिश्चियन स्टॉकर नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बने हैं। नाम याद रखिएगा, ये क्रिश्चियन स्टॉकर की बात कर रहा है। ये गठबंधन के साथ ऑस्ट्रेलिया के चांसलर चुने गए हैं। IIFT ने व्यापार और लॉजिस्टिक्स शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए APEC के साथ समझौता किया है। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना प्रारंभ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की प्रारंभ की है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025
गुलमर्ग में 9 से 12 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वो गुलमर्ग में। कब से कब, तो 9 से 12 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। भारत नई दिल्ली में, भारत अर्थात नई दिल्ली, भारत के नई दिल्ली में दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए भारत नई दिल्ली में क्या होगा, तो दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। विदर्भ तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है, अर्थात रणजी ट्रॉफी कौन जीता है, तो वो विदर्भ जीता है। बिहार के बांका में मंदार पर्वत पर 30 करोड़ से बनेगा विश्वनाथ मंदिर। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बांका जो है सो मंदार पर्वत पता है ना, अगर आप लोग देखे होंगे महाभारत विष्णु पुराण में कि मंदार जो भी समुद्र मंथन हुआ था वो मंदार पर्वत को काट के ही लेके गया था समुद्र मंथन के लिए, और शेषनाग जो थे सो तो ये पूछ रहा है कि बांका के मंदार पर्वत पर 30 करोड़ से बनेगा विश्वनाथ मंदिर। तो आज का इम्पोर्टेंट इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये काफ़ी सेशन अच्छा होगा एग्जामों के लिए, और एग्जाम में आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को, करंट अफेयर को सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।